कि आप गाली दे दीजिए, ये राइट विंगर है, ये बीजेपी का दलाल है, ये आरएसएस का दलाल है, ये बहुत आसान है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि जहां मैं पैदा हुआ मुझे तब आरएसएस के बारे में नहीं पता था और अभी भी कुछ बहुत जानता नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि अगर कोई ये कहे कि भाई आप आरएसएस के दलाल हैं तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी बहुत इसमें इज्जत है, लेकिन हम जैश ए मोहम्मद के दलाल नहीं हैं, हम लश्कर तैयबा के दलाल नहीं है भाई, हम आईएसआई के दलाल नहीं है। लेकिन हम इस बात को कह नहीं पा रहे हैं। इस देश में अंबर भाई आपको पता होगा कि डेनमार्क में किसी ने कार्टून बना दिया था। हम सब नहीं जानते कि मोहम्मद साहब की शक्ल कैसी है, हमें पता भी नहीं है, और उनकी हिदायतों में भी यह है कि ना उनकी कोई तस्वीर है, ना उनकी कोई मजार है, ना कोई कब्र है, ना उनके बारे में सिर्फ जो बातें हैं वो एक अनसीन है। लेकिन किसी ने डेनमार्क में एक कार्टून बना दिया। तो मैं लाहौर में था, लाहौर की सड़कों पे कोहराम मचा हुआ था। यहां दिल्ली पहुंचा, एक हफ्ते बाद तो पता चला साहब यहां भी बहुत जगह दंगे हो गए। तो मैं उसके बाद किसी डिस्कशन में था, तो मैंने कहा कि भाई मुझे समझ आता है कि मुसलमान मोहम्मद साहब को लेकर बहुत इमोशनल हैं और उनकी शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो शायद इस तरीके का रिएक्शन देंगे। लेकिन मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से यह पूछता हूं, उसमें कैप्टन साहब जैसे मुसलमान नहीं हैं, कि एक आदमी ने बगैर किसी सोचे समझे किसी की शक्ल बना दी और कहा ये मोहम्मद साहब हैं, उस पे बना डेनमार्क में, आप दिल्ली में दंगा कर रहे हैं, आप अलीगढ़ में दंगा कर रहे हैं, आप लाहौर में दंगा कर रहे हैं। लेकिन यही मुसलमान, मुझे समझ नहीं आता है कि ये मुसलमान जब उन मोहम्मद साहब के नाम से जैश ए मोहम्मद बनाई जाती है, लश्कर तैयबा बनाया जाता है, जिस मोहम्मद साहब के नाम से इस दुनिया में टेरर फैलाने वाली तंजीमें बनाई जाती हैं, तो उसका रिएक्शन इस पे क्यों नहीं होता है? जैसे मोहम्मद के बनाने वालों को क्यों नहीं मारता है? लश्कर तैयबा के बनाने वालों को क्यों नहीं मारता है? तो सवाल यह है कि मोहम्मद की शान में गुस्ताखी अगर किसी कार्टूनिस्ट ने की तो आपने आग लगा दी, लेकिन पूरे पाकिस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैसे मोहम्मद के स्लीपर सेल रह रहे हैं, लश्कर तैयबा के सेल रह रहे हैं, और सारी तंजीमें आप मोहम्मद साहब और कुरान के नाम पे बनाते हैं। लेकिन बुरा नहीं लगता इस देश के मुसलमानों को? भाई आपकी चुप्पी जो है वो इस बात को साबित करती है कि आप आतंकवाद के साथ साइलेंटली खड़े हुए हैं, आप उसको खत्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस्लाम और कुरान के नाम पे इस मुल्क को डरा रहे हैं पिछले 70 साल से। और इस देश का हिंदू चाहे सत्ता में हो, व्यवस्था में हो, टेलीविजन पे हो, यूनिवर्सिटीज में हो, पत्रकारिता में हो, उसने पूरे सेकुलरिज्म के नैरेटिव ही बदल के रख दिया है। मैं नहीं समझ पाता इस बात को लेकर के कि भाई आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये अपनी जगह हो सकता है, इसमें कोई डिबेट का मसला नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए कि इस देश में हमारी सरकारों ने जो गलती की वो तो की, समझ में आता है, लेकिन यह कैसे मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर में कुछ हो? जम्मू कश्मीर के बारे में पंडित जी आपने कहा, आप बताएं कि क्यों लोग, इन देश के हमारे लोगों ने नहीं पूछा, यह सवाल क्यों नहीं उठाया कि जम्मू कश्मीर में जो साहब चीफ मिनिस्टर बने इस सरकार की मदद से, वो 1990 में देश के क्या थे? वो भारत के गृह मंत्री थे और पहले मुसलमान गृह मंत्री थे। तो उन्होंने कश्मीर में क्या कारनामा करा वो सबको पता है कि उनकी बेटी गायब हो गई और फिर आतंकवादी छोड़ दिए गए, मेरा उस पर डिबेट नहीं है। लेकिन 1990 में ही तो कश्मीरी पंडितों को मार के कश्मीर से निकाला था। तो इस देश में किसी ने पूछा नहीं भाई, इस गृह मंत्री का गलेवान किसी ने क्यों नहीं पकड़ा? लेकिन एक बमूला कोई मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है, लेकिन प्रधानमंत्री रोने लगता है भाई उसके ऊपर। एक बमूला को कोई मार देता है तो प्रधानमंत्री चिंता हो जाती है, पूरे देश में संसद के अंदर हंगामा हो जाता है। लेकिन 1963 में कश्मीर के जो लोग बैठे हैं, मुझे करेक्ट कर दें क्योंकि कुछ कुछ चीजें मैंने आप ही लोगों से जानी है। 1963 में जम्मू कश्मीर में एक जगह है हजरत बल, उसमें कहा जाता है प्रॉफिट मोहम्मद साहब का उनका एक बाल रखा हुआ है। इस पर डिबेट नहीं है मेरी कि बाल कैसे आया, क्यों आया, बाल की पूजा क्यों हो रही है, इस्लाम में पूजा मना है, उनकी शक्ल नहीं है, उनकी तस्वीर नहीं है, तो बाल को क्यों पूज रहे हो, इस पर डिबेट नहीं है मेरी। मैं इस किस्से को इसलिए आपको रिपीट कर रहा हूं कि 1963 के अंदर वो यकायक एक खबर फैलती है पूरे जम्मू कश्मीर में कि वो बाल खो गया है, बाल खो गया। आग लग गई साहब देश में। 50,000 लोगों ने जम्मू कश्मीर में
बाल के खोने की खबर उड़ती है और बंगाल के अंदर 50,000 लोग सड़कों पर आ जाते हैं निकल के। देश का प्रधानमंत्री इतना चिंतित होता है कि सीबीआई के चीफ को रातों रात बाई प्लेन भेजता है और कहता है किसी भी कीमत पे बाल ढूंढो जाके। अब सीबीआई का चीफ बाल ढूंढ रहा था उस जमाने, यही काम था उसके पास, और तो कुछ था नहीं साहब। वो भी कमाल का सीबीआई का चीफ था बेचारा। उसको लगा क्या कहते कि बाल तो ढूंढना ही पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। वो घूमा घामा 1 महीने बाद उसने कहीं से एक बाल उठाया और कहा कि साहब ये, कुछ लोगों से पूछा, मौजूद लोगों से कि यार ये बाल है, उनका हाँ ये बाल है भाई, इसको रख दीजिए। उसने कहा बाल मिल गया। और जब वो बाल मिल गया तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रात में फोन किया। ये सीबीआई के उस चीफ की किताब में सब लिखा हुआ है, ये कोई मेरे पास कोई अलग से डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इसका। जब उन्होंने प्रधानमंत्री को रात में कहा कि हमें वो बाल मिल गया है, तो नेहरू जी ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अगर तुम बाल नहीं ढूंढते तो जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाता। तो मैं उस घटना को सोचता हूं और 1990 की घटना को सोचता हूं कि एक बाल के लिए सीबीआई का चीफ भेजा गया, रातों रात भेजा गया, बाल ढूंढवा भी लिया, बाल रख भी दिया गया, और बाल ढूंढने और मिलने के बीच में 2 सरकारें भी बदल गईं। और बाद में जो वजीर आला है उनसे भी कहा, वो भी कहने लगे पता नहीं बाल मिल गया है, लेकिन उनका है कि नहीं मुझे पता नहीं है। लेकिन बाल तो आज भी पूछा जा रहा है, वो डिबेट नहीं है। लेकिन इसी देश के अंदर मैंने देखा बाल के खोने की चिंता से लेकर के 3.5 लाख पंडित रातों रात खो गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा जाके ढूंढो उनको। किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, कोई संसद में सवाल नहीं उठा, कोई हंगामा नहीं हुआ। यह मक्कारी, ये मुनाफत इस देश के अंदर है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सरकार ये आएगी, वो आएगी, उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, यह स्यापा इस देश में चलता रहेगा। बार बार कह रहा हूं कि इस देश में आप जो भी हैं, जिस हैसियत में भी हैं, जरूरी नहीं है हर आदमी को जीडी बख्शी बनने की जरूरत हो कि आप जब तक फौज में नहीं जाएंगे आप कुछ नहीं